ताकि और कोई होगा तो उसके बाद फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। अभी तो 3-4 मिनट हैं, तो शेयर कर लो। अरे तुम्हें एसएचएम में जो भी दिक्कत है ना, या तो कॉल पे क्लियर कर लेना, या फिर नेक्स्ट जो रेमेडियल क्लास होगी ना नेक्स्ट वीक ट्यूसडे, वो एसएचएम हाँ की, सर। वो एसएचएम की ही होगी, ठीक है ना। और उसी वीक कोशिश करूंगा एग्ज़ाम से पहले, अगर तुम्हें ज़्यादा डाउट होंगे तो एक एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे तुम लोगों का, सूटेबल सा टाइम देख के, ताकि तुम्हारे अच्छा एसएचएम। बस वो सर, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ डैम वाइब्रेशन का पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आया, वो A+B करके जो, ठीक है मैं नेक्स्ट वीक सर वो देख के हाँ आपको हाँ रेमिडियल क्लास ज्वाइन करके। हाँ। नहीं तो जो भी समझ नहीं आया ना पोर्शन, उसकी फ़ोटो लेके भेज देना, मैसेज में कॉल के थ्रू क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ओके सर, ओ, ओके। माफ़ी कर रहे हो क्या शेयर? सर आज ऑप्टिक्स होगा? आज हाँ, ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस स्टार्ट करेंगे। मैंने नोट्स बहुत अच्छे अभी कम्प्लीटली पूरी तरह नहीं बनाए हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, पर इंटरफेरेंस का काफ़ी पोर्शन मैंने डाल दिया उसमें। ये क्वेश्चन तो टेढ़ा सा है, दिख भी नहीं रहा, सीधा करना है यार इसको। अमित, तुम भी यूनिवर्सिटी घूम रहे थे ना कल? हाँ सर। तुम भी यूनिवर्सिटी घूम रहे थे ना कल? ये है, ए पार्टिकल फ्री टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस हैज पोटेंशियल एनर्जी गिवन बाय यू एक्स। Okay, what is the nature of the oscillation for small displacement near x equal to 0? Okay, SHM non-periodic, periodic but not SHM, and none of these. Okay, my potential energy दे रखी है। Okay, पोटेंशियल एनर्जी से ये क्वेश्चन मेरे को भेज देना माफिजुर तुम, ठीक है। माफी, माफिजुर ये क्वेश्चन तुम मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं करके भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ हाँ ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ, ग्रुप में भेज देना, और भी कोई ट्राई करना चाहे तो और कोई भी ट्राई कर सकता है, ठीक है। अब चलो तुम अपनी प्रेजेंटेशन हटा दो ताकि मैं अपनी शेयर करता हूँ। क्या आ रहा है अभी प्रेजेंटेशन में? सेकंड मिड टर्म में कोई भी एक मैथ आएगा क्या, मतलब मतलब सर मैथ में कोई कौन क्या करना होगा? कुछ मैथ नहीं नोटिस किया। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या पूछना चाह रहे हो, मेरे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। हाँ मैं बोल रहा हूँ सेकंड मिड टर्म में कोई भी मैथ आएगा क्या? कोई भी मैथ मैथ आएगा क्या? हाँ, मैथ्स तो यार, फिजिक्स है तो मैथ तो होगी होगी, बिना मैथ्स के फिजिक्स कैसे हो सकती है? मतलब ये तो आपस में जुड़े हुए हैं ना, फिजिक्स एंड मैथ्स आर रिलेटेड। सो अगर मैथ मतलब देखो, एकदम श्योर है ये, जो भी मैंने दो डेरिवेशन तुम्हें कराई हैं, एक डैम्ड हार्मोनिक की और एक क्या कहते हैं ये फोर्स्ड, दोनों में से एक जरूर आएगी मिड सेम में एकदम, ठीक है। ओके सर। वन डेरिवेशन विल डेफिनेटली देयर एंड रिमेनिंग विल बी द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में तुम्हें पता है, मैं the questions which are in the notes, solve questions, and the question which I have given in the IIMCRP test, वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। और थोड़े बहुत बेसिक ओके सर। फॉर्मूले वगैरह देख लेना, उससे बाहर मैं कुछ देता नहीं हूँ, मेरे मतलब जितना मैं कराता हूँ उसी में से देता हूँ, ज़्यादा रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा। हाँ तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम। तो ये पूरा ऑप्टिक्स का पोर्शन है। सो किसी का आई थिंक माइक ऑन है, तो मेरी आवाज़ वो हो रही है रिफ्लेक्ट। अभी ठीक है, अभी ठीक है, ओके। सो
ऑप्टिक्स के कितने पोर्शन होते हैं? कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी पोर्शंस आर देयर इन द ऑप्टिक्स? एनीवन? मिरर पोस्टर मतलब मिरर लेंस, उसके बाद फिजिकल ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, नहीं पोलराइजेशन, पहला क्या बोला? लेंस। मिरर Lens, sir. हाँ वो तो ठीक है, पर उसको कुछ नाम होगा ना पर्टिकुलर। ऑप्टिक्स है, फिजिकल ऑप्टिक्स, नहीं ऑप्टिक्स तो है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ना चैप्टर का क्या नाम होता है? अच्छा अभी तुमने इंटरफेरेंस बोला, इंटरफेरेंस की बात करें अगर हम, या फिर जो तुम मिरर लेंस सब बोल रहे हो, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? व्हाट इज द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? कैन एनीवन टेल मी? हाँ वेव ऑप्टिक्स तो ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस? देखो लाइट इंटरफेरेंस इज आल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट एंड द रिफ्लेक्शन। एक का पार्टिकल नेचर होता है और एक का वो वेव नेचर। बिल्कुल सही, यही सुनना चाहता था मैं। सो द फर्स्ट थिंग इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड सेकंड थिंग इज द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये सबको पता है या ऐसा कोई है जिसको ये नहीं पता? कि लाइट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। कौन है जो जिसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था आज तक? पार्टिकल नेचर हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? कोई है यार जिसको पता है पार्टिकल नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे को नहीं पता है। एनीवन? गणपत तुम्हें पता होगा यार। गणपत, आदर्श तुम्हें पता है पार्टिकल की हिंदी क्या होती है? आदर्श सिंह। हाँ गणपत बताओ। सर कण प्रकृति। कण प्रकृति ठीक है। अब कण अब समझ आया अमित? हाँ सर हाँ। और वो सर एक और बोल रहा वेव क्या कहते हैं? वेव नेचर। वेव को क्या कहते हैं? तरंगे। अभी याद आ गया? तो लाइट हैज डुअल नेचर। अब धीरे धीरे थोड़ा सा इंग्लिश से भी यूज टू होने लगो अमित, है ना, क्योंकि आगे इंग्लिश की काफी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। अभी तो ठीक है, धीरे धीरे हो जाओगे। लेकिन तो लाइट हैज डुअल नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर एंड वन इज वेव नेचर। तो जहां भी हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं वहां जो हम पढ़ते हैं दैट इज अ रे ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स का आई थिंक तुम लोगों ने सेपरेट चैप्टर पढ़ा होगा। सुरहित को यार अब से तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, तुम क्लास में लेट आओगे तो। सब टाइम से आते हैं, तुम हमेशा लेट आते हो। सबका क्लास में टाइम पे आता है, सिर्फ आपका मिलेगा। सिर्फ मेरे में लेट आता है। अब से तुम्हारा हर क्लास का फाइन है 100 रुपए। अब तुम देखो, तुम जितनी क्लास में लेट आओगे, और ये आदर्श तुम लिखते रहना है कितने दिन लेट आ रहा है, ठीक है। 20% मेरा। हाँ 20% तुम्हारा, और बचे हुए पैसे से बाकी बच्चों की पार्टी। अभी तक तो आपका शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही तो मैं आ गया। नहीं शुरू हो चुका, शुरू हो पढ़ाई तो रहा हूँ मैं। अच्छा बताओ, चलो अब इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अगर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो वी हैव टू टॉपिक्स, वन इज रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड सेकंड इज इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? चलो तुम बताओ, तुम आए हो तो। भूल गया। देखो तुम ये भी भूल गया। अच्छा कोई नहीं, तो भूल गया। तो ठीक है। अभी समझ आया सबको? लाइट हैज डुअल नेचर। व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इट मींस वी आर स्टडीइंग द रे ऑप्टिक्स, and whenever we are discussing about the wave nature of light, it means we are studying the wave optics, जिसमें interference, diffraction, polarization आता है और रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आता है। तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स तो तुम्हारा नहीं है सिलेबस में। मैं एक बार सिलेबस फिर से देख लेता हूँ, बट आई थिंक नहीं है रे ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लेजर, हाँ नहीं है। So ray optics you are not going to study in this topic. So can anyone tell me who is the first
who gave something related to wave nature, किसने वेव नेचर के बारे में सबसे पहले दिया था कुछ आइडिया या कुछ भी प्रेजेंट किया था? वेवलेट पता है सबको क्या होती हैं वेवलेट्स? व्हाट आर वेवलेट्स? सर हाइजेंस प्रिंसिपल। बिल्कुल सही, हाइजेंस ने किया था। क्या क्या बोला था हाइजेंस ने? ये सब तुम 12th में पढ़ चुके हो, इसमें कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ, तो आई कैन एक्सपेक्ट कि तुम लोग आंसर दोगे, गलत ही सही पर छोटा छोटा आंसर दे सकते हो, और अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। क्या, चलो तुमने हाइगन्स बता दिया, अब अरे तुम मत बोलना, बाकी लोग बताएंगे। व्हाट थ्योरी हाइगन्स गिव, कैन एनीवन टेल मी? अंकिता? सर याद नहीं याद है? प्रज्ञा? सर याद नहीं है। नहीं याद है। आदर्श 1, आदर्श 2? Sir, each point of wavefront behaves as a new source of vibration. ये तो सेकंड हो गया, उसने और भी कुछ बोला था। अरे तुम ही बताओ यार, अब तुम पे भरोसा है मेरे को, तुम तो बताओ। वेव फ्रंट ही मतलब वेवलेट्स क्रिएट करता है, मतलब एक वेव फ्रंट से बाकी वेवलेट्स क्रिएट होता है, उससे एक नया वेव फ्रंट निकलता है। एक्चुअली उसने कहा था कि जैसे एक वेव है, उसका हर पॉइंट एक सोर्स की तरह ट्रीट करता है, और उससे एक नई वेव फ्रंट, पहली बात तो उसने किसी भी एक ओरिजिनेट वेव को वेव फ्रंट का नाम दिया था, एंड ये उसने कहा था जो पहले निकलेगी दैट इज अ प्राइमरी वेव फ्रंट, एंड उस वेव फ्रंट का हर पार्टिकल जो होगा इट विल क्रिएट, इट विल क्या कहते हैं, या वाइब्रेट इन सेम फेज, तो बात की कंडीशन है। इट एक्ट एज अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट, एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट विल एक्ट एज अ सोर्स फॉर टर्सरी वेव फ्रंट, एंड इसी तरह से चलता रहेगा, एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट, दूसरी वेव फ्रंट से तीसरी वेव फ्रंट। थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेने के लिए तुम लोग क्या करना, 12th की एनसीईआरटी है किसी पे? नहीं हो तो मेरे को बता देना, मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा उसका। वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर को हल्का सा एक बार गो थ्रू करोगे ना, शुरू के आई थिंक 4-5 पेज, ऑलमोस्ट डेरिवेशंस भी तुम्हारी जो सिलेबस में वो 12th वाली ही हैं, बस थोड़ी सी एडवांस तरीके से हैं, तो तुम जस्ट उस चैप्टर को एक बार गो थ्रू करोगे तो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तुम सब अच्छे से 12th करके आए हो तो तुम सबको काफ़ी कुछ आता होगा, ठीक है? तो ये ह्यूगन्स ने कहा था। तो ऐसी कौन सी थ्योरी थी जो ह्यूगन्स नहीं क्लियर क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर पाया था? कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि देखो लाइट की जब भी बात करते हैं तो हम कहाँ पे आ जाते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और ये सारी थ्योरी हैं, ठीक है? तो अगर तुम ये कह रहे हो, मतलब if someone is telling that light has a particle nature and he is explaining all the properties, तो अगर कोई दूसरा बंदा कहता है light has a wave nature, तो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि लाइट ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मतलब वेव नेचर ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी थ्योरी में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लाइट चेंज नहीं करेगा, इट शुड फॉलो। सो कैन एनीवन टेल मी? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं बच्चे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो नहीं होगा। सर वो क्वेश्चन क्या था, एक बार बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे लाइट एज अ रे पार्टिकल नेचर है, ठीक है? पार्टिकल नेचर की जब बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब एक्सप्लेन हो जाता है क्लियरली। नाउ अब किसी ने थ्योरी दी कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर, ठीक है? मान लो मैंने दी थी पार्टिकल नेचर है, और मेरी थ्योरी एकदम प्रसिद्ध हो गई, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई। अब वहीं पे तुम आए, तुमने बोला लाइट का वेव नेचर भी है, तो क्योंकि थ्योरी पहले मैंने दी थी तो मेरी बातों को सही माना जाएगा, और तुम अपनी थ्योरी बाद में दे रहे हो, तो तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए कि तुम्हारी थ्योरी ठीक है, तुम्हें वो सारे पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे ना जो मैंने पहले क्लियर किए थे। अगर उसमें से एक भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो इट मीन्स तुम्हारी थ्योरी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ह्यूगेंस की थ्योरी से एक पॉइंट था जो क्लियर नहीं हुआ था।
तो सबसे पहले इंटरफेरेंस, चलो सोचते रहना धीरे धीरे। इंटरफेरेंस क्या होता है, व्हाट इज इंटरफेरेंस बताओ। मतलब ये एक बेसिक सी डेफिनेशन। सुपरपोजिशन या बिल्कुल Superposition of two waves is called interference. बिल्कुल, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स एंड रिजल्टेंट टू फॉर्म वन वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर और सेम एम्पलीट्यूड। दो वेव सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबको पता है ना क्या होता है? ठीक है। ये वाला शायद वो रेजोनेंस मतलब एक्स्टिक्स में रेजोनेंस में भी काम करता है, ऐसे ग्रेटर एम्पलीट्यूड में आता है। हाँ हाँ, कुछ कुछ होता है। तो इंटरफेरेंस इज अ फिनोमिना इन विच टू वेव्स सुपरइम्पोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और सेम एम्पलीट्यूड। मतलब कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। वो हम अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि किस तरीके की कंडीशंस हैं, ठीक है ना। और अच्छा, IMCRP काम कर रहा है तुम लोगों का कि नहीं कर रहा है अभी? नो सर, मैथ्स टेस्ट दिया था, नहीं कर रहा है, लॉग आउट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने टेस्ट का लिंक तो कोड तो भेजा है, एक बार ट्राई करना, अगर करता है तो ठीक है। नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिर से एक बार कर लेना, नहीं होगा। मैंने वो 10 मिनट पहले ही ट्राई किया था मैथ्स एग्जाम देने के लिए। हाँ हाँ, तो सर इतने दिनों से नहीं हो रहा है तो हम लोग का अटेंडेंस नहीं, बीच की 2 दिन की तो मैंने लगाती थी ना टेस्ट का लिंक भेज के, और प्रैक्टिकल की अटेंडेंस तो लग जाती है बिना IMCRP के भी। नहीं सर, सारा सब्जेक्ट अच्छा, नहीं रहता इनरोलमेंट नंबर। वैसे ओवरऑल अगर तुम्हें सच बताऊं तो इस सेमेस्टर में अटेंडेंस का ऐसा कोई बहुत रोल नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना। तो और जैसे अभी देखो कोई एक नया स्टूडेंट आया राजेश, इसका तो लॉग इन पोर्टल में एनरोलमेंट नंबर आने में ही आई थिंक 2-3 दिन लग जाएगा। तो इस सेमेस्टर में जितना मेरे को आइडिया है अटेंडेंस का बड़ा इशू होगा नहीं, बस ये है कि एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम देने पड़े, एग्ज़ाम देना सब, नहीं तो फेल करेंगे। बस एग्ज़ाम में प्रेजेंट रहना और एग्ज़ाम देना। अटेंडेंस का मेरे को लगता नहीं बहुत बड़ा इशू इस बार एग्ज़ाम में बनाएंगे। ऑफलाइन में तो होता है, एग्ज़ाम नहीं देने देते, अगर आई थिंक 70 और कितना लिमिट है इनका मुझे पता नहीं है, 70 या 75% होता है। बट इस बार क्योंकि ऑनलाइन है तो बहुत बच्चे कई बार नहीं अटेंडेंस के उसके नेट के चक्कर में कर पाते हैं। पर बाकी टीचर दे देंगे अटेंडेंस किसी ना किसी तरह, जैसी पोर्टल ठीक होगा वो वहाँ से अपडेट करवा देंगे अटेंडेंस ना, ठीक है। और सर ये जो मतलब मिड टर्म के बाद सेमेस्टर होगा उसमें सर सिविक्स प्रैक्टिकल का मतलब कैसे करेंगे वो? ऑनलाइन करके सर एक स्टूडेंट को बुला के होगा? में हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कर सकते हैं, बाकी मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उसके बारे में कि फाइनल प्रैक्टिकल कैसे होगा। और या तो हो सकता है बुलाएं तुम लोगों को एक दिन के लिए प्रैक्टिकल के लिए, इन केस नहीं बुलाते तो फिर ऑनलाइन में तो यार या वाइवा होगा एक जो मैं ले लूँगा, और वाइवा के सिवा तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल्स जो मैं सबमिट करवाऊँगा वो चेक होंगी। ऑनलाइन में तो यही हो सकता है, ऑनलाइन में क्योंकि तुम सबके लैपटॉप और कंप्यूटर में तो वो पोर्टल चलता नहीं है कि मैं तुमसे एक्सपेरिमेंट करवा के देख लूँ। तो जितना मुझे लगता है कि हो सकता है तुम लोगों को एक बार एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी बुला लें, वहाँ तो तुम लोगों को कंप्यूटर वगैरह सब मिल जाएगा ना, लैब भी मिल जाएगी, तो पॉसिबल है, ठीक है ना। बाकी लैब का कैसे, बाकी लैब के टीचर्स, बाकी भी तो लैब होती होंगी ना तुम्हारी, और किस किस की लैब होती है? सर सामल सर जो है, हाँ हाँ उन्होंने बताया कि ये प्रैक्टिकल के लिए आना पड़ेगा, मतलब वो इलेक्ट्रिकल का है ना, इसलिए थोड़ा टफ हो रहा है। हाँ हाँ तो सर ने बोला कि सेमेस्टर के पहले ही शायद बुला लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में कैसे होगा, ऑनलाइन तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। वो बोल रहे हैं तो फिर ठीक बोल रहे होंगे यार, वो सीनियर है, मैं तो अभी ज्वाइन किया है, उन्होंने बोला है तो उनकी बात ठीक होगी। तो फिर मैं भी फिर फिजिक्स में भी बुलाएंगे, मतलब मेरे को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने बोला है तो मे भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो फिर ठीक ही बोल रहे होंगे, है ना। बाकी अंकिता से पूछ लेना, क्या पता उसे कोई इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। सर सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन लगे? हाँ, थ्योरी एग्जाम तो सारे ऑनलाइन ही होंगे, थ्योरी में तो ऑफलाइन आई थिंक कोई अभी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर अगर प्रैक्टिकल जाके ही देना होगा तो फिर सारे टीचर को लगभग 1-2 दिन के अंदर ही करना होगा तो हाँ हो सकता है, तो हो सकता है ना, जैसे प्रैक्टिकल तो 2-3 घंटे का ही तो होता है, शिफ्ट में हो सकता है। कितनी लैब है तुम्हारी टोटल, हाउ मेनी लैब्स यू हैव टोटल?
वो तो मुझे पता नहीं, मैंने तो भूल गया। 5 लैब है? 5 किस किस की लैब है यार? वो सर 3 लैब है तो। थ्री लैब है सर, मैकेनिकल का, फिजिक्स का और इलेक्ट्रिकल। तो पूछ रहे थे ना, क्या कह रहे हो? सब्जेक्ट का पूछ रहे थे। हाँ सब्जेक्ट कितनी लैब है टोटल? सब्जेक्ट नहीं। 3 है 3। हाँ यार कंप्यूटर भी तो है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर का तो ऑनलाइन हो जाता है यार आराम से, कंप्यूटर में क्या है। हाँ, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपका 4 ही तो है। हाँ तो 2 दिन में हो जाएंगी, 2 शिफ्ट में, सुबह शाम और क्या। इंग्लिश स्पीकिंग सर। उसकी तो लैब इसका लैब वो हो जाता है वो। उसमें तो ऑनलाइन हो जाएगा यार, उसमें वहाँ आके क्या करोगे? तो ठीक है उसमें तो बातचीत ही करनी है। तो इंटरफेरेंस इज अ फिनोमिना इन विच 2 वेव सुपरपोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो ह्यूगन्स ने जो दिया था, ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल पल्सेस विच प्रोपेगेट एज अ कंप्रेशन एंड एयर। ये देखो सही है, इसका सबसे पहला जो पॉइंट था ह्यूगन्स का वो ये था कि जो लाइट होती है लॉन्गिट्यूडनल पल्स की तरह प्रोपेगेट करती है, जिसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होते हैं, जिस तरह से साउंड वेव में होते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। हाँ बोलो, क्या क्या पूछा? सर बोला ना आपने, ए बीम ऑफ लाइट। अच्छा, बीम मींस जस्ट अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग। बीम मोटा कुछ हेल्प, जैसे इसका मतलब बिंब होता है। बिंब। बिंब क्या होता है? मैं तो बीम बोला। बीम बीम नहीं पता तुम लोगों को? सर इट इज लाइक अ रे ऑफ लाइट। हाँ मतलब मैनी रेज, ग्रुप ऑफ रेज एग्जैक्टली। रेस ऑफ लाइट। बहुत सारी रेस को हम जोड़ दें, जैसे ये देखो ना, ये एक पैन है, ये दिख रहा है सबको, दिस इज वन रे। अगर मैं इसमें कई सारे पैन जोड़ दूं तो बीम हो गई एक तरीके से, दैट इज अ बीम। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाट ही गेव ह्यूगन्स। सो इसने जब दिया तो इट एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, इसने इंटरफेरेंस, बट फेल्स टू एक्सप्लेन द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसकी इस थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो इसकी थ्योरी में थोड़ी सी गड़बड़ आई। गड़बड़ मतलब अगर कोई भी एक फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो रहा, इट मीन्स थ्योरी को मॉडिफाई करने की जरूरत है, पूरी गलत नहीं है। ठीक है, तो कोई बता सकता है क्या गलत है इस थ्योरी में? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस थ्योरी? बहुत एक छोटा सा पॉइंट गलत है, बहुत छोटा सा। एग्जैक्टली, लॉन्गिट्यूडनल पल्सेस, ये थ्योरी गलत थी। लाइट का नेचर कैसा होता है तुम लोगों ने पढ़ा होगा। देन अबाउट 100 years लेटर फ्रेस्नेल आया, उसने ह्यूगन्स की थ्योरी एक्सप्लेन करी एंड विथ प्रिंसिपल सब एक्सप्लेन करे उसने। और पोलराइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या किया? ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को इंट्रोड्यूस किया। जस्ट इतना सा, देख रहे हो, समवन गेव वन थ्योरी और उसमें जस्ट एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करने से थ्योरी पूरी बदल गई और उस थ्योरी से सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो गए। और आज भी सब जानते हैं लाइट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, है कि नहीं? तो और ऐसे ही होता था, जैसे न्यूटन का लॉ था। न्यूटन ने, कोई बता सकता है न्यूटन से पहले लॉ किसने दिया था? एक जो लॉ है, बॉडी एट रेस्ट continues to be at state of rest or of uniform motion until or unless act by a uniform force। ये वाला है या दूसरा कोई भी? हाँ यही वाला लॉ है शायद, कोई बता सकता है? ये लॉ न्यूटन ने दिया था, गैलीलियो और एरिस्टोटली, इन लोगों ने। आई थिंक गैलीलियो था पहले, उसने दिया था, बट न्यूटन ने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, कुछ माइनर सा, और आज तक वो लॉ न्यूटन के नाम से जाना जाता है। ये होती है छोटी छोटी चीजें फिजिक्स में, जिसकी वजह से इंसान फेमस हो जाता है। अभी कल को आदर्श भी कोई थ्योरी देगा तो फिर आदर्श लॉ के नाम से तुम जानोगे उसको। ठीक है सर, और क्या मॉडिफिकेशन करके थ्योरी ऑफ सूरी कमिंग लेट। हाँ, इसका भी कोई कंक्लूजन निकालना। तो ये समझ आ गया सबको? इसमें मतलब समझने कुछ था नहीं, बेसिक यही था कि इंटरफेरेंस क्या होता है, ह्यूगन्स ने क्या बोला और ह्यूगन्स को मॉडिफाई किया गया। अब देखो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो तुम पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद डायरेक्ट हम आएंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, या इंटरफेरेंस कैसे एक्ट करता है।
ये फिगर थोड़ी सी लाइट है, शायद बाकी चीजें आज क्लियर होंगी। आज तो लाइट नहीं है, कोई भी स्लाइड देखना एक बार। आज दिख रहा है यस है ना? अरे दिख रहा है ना? तो पहले इस फिगर की बात, हेजी हेजी हो रहा है सर, क्या कह रहे हो? हेजी दिख रहा है, थोड़ा हेजी है सर। हेजी मीन्स क्या हो गया? थोड़ा वैसा है क्या, धुंधला? हाँ सर धुंधला है। यार ये तो क्लियर है एकदम, ये वाला क्लियर है, वो जस्ट ये फिगर होगी ना। हाँ ये वाला हाँ ये फिगर मैं समझा दूंगा। ये फिगर तुमने पहले भी पढ़ी होगी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद है सबको 12th का? सर पढ़ा है बट नहीं जाती है। कोई नहीं, ये एक स्लिट है, देखो जहां मेरा एरो है, जस्ट देखते रहना। दिस इज वन स्लिट एंड देखो, अच्छा एक चीज और, ये हम भूल गए। व्हाट इज द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस टू हैपन? कैन एनीवन टेल मी? इंटरफेरेंस तो हमने, सर प्रेजेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस, बिल्कुल सही। और एक होगा द वेव्स शुड बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है या वेवलेंथ होता है? आई थिंक वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म नहीं, कोहेरेंट सोर्स तो ठीक है बेटा। आई थिंक दूसरी वाली ये होती है, द वेवलेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट। आई थिंक सो, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे ऐसा याद है। बाकी एक बार चेक कर लेंगे। सर मच मोर स्मॉलर सर। मच मोर स्मॉलर होता है? चलो ठीक है, आदर्श की बात मान लेते हैं, पर हाँ वेवलेंथ पे कोई कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब कोहेरेंट, सबसे जरूरी कोहेरेंट सोर्स वाला है, दूसरा वाला तो अपने आप सेटिस्फाई जनरली हो जाता है। तो अब कोई मेरे को बताओ कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? ये एकदम सही बताया अंकिता ने कि कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, बट द क्वेश्चन इज व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? Sir, the sources in which the phase difference is constant and the frequency of the waves are identical. बिल्कुल ठीक, एकदम सही है। फेज कांस्टेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आइडेंटिकल होनी चाहिए, एकदम सही। एक और क्वेश्चन, अगर दो बल्ब हैं, ठीक है, दोनों मान लो सोडियम के हैं या किसी नियॉन के, किसी के भी हैं, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, और दोनों बटन तुमने एक टाइम पे जलाए, दोनों बल्ब के, तो क्या वो दोनों बल्ब कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे? कैन दिस बल्ब आर कोहेरेंट सोर्स? इफ यस तो रीजन भी बताओ, और नहीं है तो भी रीजन बता दो। नो, इसलिए क्योंकि मतलब ऑल्दो हम लोग एक टाइम पे ही करेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा ही इसमें। एग्जैक्टली, लाइट में डिले होता है, निकलना। बिल्कुल सही। और ये कुछ 10 की पावर समथिंग सेकंड होता है, मैं भूल गया हूँ, मतलब ये वाला फ्रैक्शन मेरे याद नहीं है, कभी पढ़ा था मैंने बहुत पहले, पर ये एक डिफरेंस होता है, द सम डिले इन 10 की पावर समथिंग सेकंड, और वो भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली। देख रहे हो तुम, 10 की पावर अगर -3 सेकंड भी होता है तो भी वो कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस की एक बुक मैं तुम्हें भेजूंगा जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और बाकी कुछ चीज़ें मैं 12th की बुक फॉलो करूँगा, तो मैं दोनों तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। इसी तरह उसी बुक में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, मैं एक सेकंड क्वेश्चन ही तुम्हें देख लेता हूँ बुक से। एक क्वेश्चन था, सो एक क्वेश्चन है, व्हाई आर लाइट वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट कैंडल्स नॉट सीन टू इंटरफेयर? समझे? व्हाई आर लाइट वेव्स फ्रॉम टू डिफरेंट कैंडल्स नॉट सीन टू इंटरफेयर? दो कैंडल से जब लाइट निकलती है वो इंटरफेरेंस क्यों नहीं करती है? Sir, because they are not coherent. बिल्कुल सही। Because they are coming from different. Because in that light, the particles are from different atoms. So when light will be emitted, that will be of different frequency. और फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे फेस का होता है, फेस सेम नहीं हो पाता इनका, है ना। इनिशियल फेस डिफरेंस चेंज हो जाता है इन दोनों का, ठीक है। तो ये दोनों उसकी तरह एक्ट नहीं करती। एक क्वेश्चन है, अच्छा जब इंटरफेरेंस होता है
तो सबको पता है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, ये भी तुमने पढ़ा होगा आई थिंक, ये अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं पहले, है ना। तो सोचना अगर कहीं पे डार्क फ्रिंज बन रही है, ठीक है, डार्क फ्रिंज मतलब अंधेरा हो गया सॉर्ट ऑफ, तो डज इट मीन दैट इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे उजाला तो है नहीं, तो डज इट मीन दैट ड्यू टू इंटरफेरेंस देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन भी इसमें यही है ना। क्वेश्चन है इज लाइट एनर्जी डिस्ट्रॉयड बाय इंटरफेरेंस, हाँ यही है। तो ये क्वेश्चन सोचना, पहले एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक स्लिट है, ऑपोजिट फेस होने का वजह से होता है। हाँ वो तो ठीक है, बिल्कुल सही, पर क्या लाइट एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, इसका आंसर पूछा है। चलो पहले ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। देखो डबल स्लिट इसलिए कहते हैं, पहले सिंगल स्लिट है, ये देखो जहाँ मेरा एरो है एस इसको कहते हैं। यहाँ हमने कोई सोर्स रखा और फिर एक और हमने यहाँ पे दो स्लिट बनाई S1 और S2। यहाँ से जो सोर्स एमिट करेगा लाइट वो यहाँ जाके दो S1 और S2 में टूटेगी, फिर ये दोनों जाके स्क्रीन पे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे और इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इफ वी पुट इन प्लेस, मान लो हमने एक सोर्स नहीं रखा है S1 और S2 पे अगर हम दो मान लो सेम सोर्स रखें, सेम सोर्स मतलब दो बल्ब रख ले मान लो सेम उसके फ्रीक्वेंसी के, और उन्हें सेम टाइम पे ऑन करें, तो क्या इंटरफेरेंस होगा? एनीवन? सर रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जैसे डबल स्लिट है, यहाँ पे पहले सिंगल है फिर डबल है, मैंने सोर्स रखा है सिंगल स्लिट पे, तो मेरा क्वेश्चन ये, मान लो सिंगल स्लिट है ही नहीं, ठीक है, और हम पे दो सोर्स हैं, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, मान लो दोनों सोडियम बल्ब हैं, दोनों को एक टाइम पे ऑन किया गया इन स्लिट पे S1 और S2 पे, तो वो भी लाइट तो एमिट करेंगे और वो भी स्क्रीन पे जाके सुपर इम्पोज करेंगे। तो माई क्वेश्चन इज विल दीज टू sources will interfere, will they do interference or not? Simple question. Yes बोला आदर्श ने, और कोई? और कोई? आई थिंक ये आई थिंक यस। और प्रज्ञा, अंकिता? रितम? ज्ञानचंद? सर यस। यस, ओके। तनिष्क? सर यस। तनिष्क? अच्छा, ये सब मिलजुल के यस बोल रहे हो, लेकिन इसका आंसर नो होगा। घर से सोच के आना, ये भी होमवर्क है कि क्यों नो होगा, ठीक है। इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है। तुम दो बल्ब अगर अलग अलग स्लिट पे रखोगे, चाहे सेम फ्रिक्वेंसी के हो चाहे सेम सोर्स के हो, वो जब ट्रैवल करेंगे उनका पार्ट डिफरेंस भी आई थिंक सेम नहीं होता है। तो एक बार तुम चेक कर लेना, पर 99% इसका आंसर नो ही होता है। सर लाइट सोर्स तो सेम ही है ना सर, इसलिए तो डबल मतलब सिंगल से ले जाके उसको, हाँ, पर सिंगल से ले जाके डबल करने में इंटरफेयर होता है, इसीलिए तो सिंगल से डबल करते हैं। अगर डबल से ही इंटरफेरेंस हो जाता तो सिंगल से डबल क्यों करते हैं हम? सोचो, ये तो एक्सपेरिमेंट इजी नहीं हो जाता। हाँ बोलो। वही ना क्वेश्चन, सिंगल से डबल। नहीं, क्वेश्चन ये था कि मैं सिंगल हटा दूं, दो अलग अलग सोर्स रखूं, क्वेश्चन ये था मेरा। तब नहीं होगा सर, क्वेश्चन ही गलत समझ लिए। मैंने सुना नहीं। क्वेश्चन ये था कि सिंगल सोर्स है ही नहीं, मैंने सिंगल हटा दिया और दो डबल स्लिट पे दो अलग अलग सोर्स रखे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एग्जैक्टली सेम सोर्स हैं, तब होगा कि नहीं, क्वेश्चन ये था मेरा। ना सर। ठीक है,
नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है आंसर आदर्श का, तो होगा नहीं। अब क्यों नहीं होगा ये एक बार होमवर्क में सोच के आना सारे के सारे, और अगर मैं गलत हूँ हो रहा होगा तो भी रीजन बताना क्यों होगा। मैं भी गलत हो सकता हूँ, हमेशा मान के मत चलना मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं भी टीचर हूँ। सर उनमें डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सोर्स एक होगा तो डिफरेंस नहीं होगा, और दो अलग अलग बल्ब जलाएंगे तो डिफरेंस में भी होगा। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सपोज अ नैरो स्लिट एस इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। देयर आर टू अदर स्लिट S1 एंड S2 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम S। S1 और S2 का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है, SS1 इज इक्वल टू SS2। तो जो वेवलेट निकलेंगी वो S1 और S2 पे सेम टाइम पे पहुंचेंगी, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना, और टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड हमारी लाइट की स्पीड है, तो जब डिस्टेंस सेम है स्पीड सेम है, तो यहाँ पे जो दोनों स्लिट्स पे हमारा सोर्स पहुंचेगा वो सेम टाइम पे पहुंचेगा। नाउ द सोर्सेज आर कोहेरेंट, ठीक है। अब समझे किस तरीके से कोहेरेंट किया गया उनको। ऑल ऑफ यू, यस सर। तो तो when they will reach S1 and S2, then they will start a secondary wavelet as told by Huygens. The secondary wavelet will start from S1 and S2 and diverge towards, अब ये S1 और S2 के बाद हमने स्क्रीन रखी हुई है, then they will reach the screen and now S1 and S2 will act as a coherent sources. Coherent sources mean with equal phase, their starting phase is exactly equal. If there is a little bit difference in the initial phase, then those sources are not coherent sources. This point is clear? सर एक वर्ड पूछिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ when they will reach S1 and S2, देखो फर्स्ट S से निकले, then they will go to S1 and S2 in a same time, ठीक है, बिल्कुल सेम टाइम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है स्पीड सेम है, तो S1 और S2 पे सेम टाइम पे पहुंचे हैं। देखो तो हमें कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन ही यही थी कि दे शुड स्टार्ट एट अ सेम टाइम सेम फेज होना चाहिए, और व्हेन दे विल रीच सेम टाइम टू S1 एंड S2, तो जब S1 और S2 से निकलेंगे तो सेम फेज से निकलेंगे, देयर इनिशियल फेज इज सेम, एंड इनिशियल फेज सेम मींस देयर द बोथ सोर्सेज S1 एंड S2 नाउ विल एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्सेज। ये बोला मैंने, अभी समझ आया? यस सर। बाकी सबको समझ आया? किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ लो। ये छोटी छोटी चीजें इंटरफेरेंस में बहुत जरूरी है। एक चीज, दूसरी चीज, इंटरफेरेंस से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये चीज तुम वेक्टर्स और एसएचएम से इतने नहीं बनते। ये पूरा टॉपिक जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनते हैं छोटे छोटे। जैसे मैं एक दो मैंने भी पुटअप किए कि इफ आई विल टेक टू डिफरेंट सोर्सेज वेदर इंटरफेरेंस हैपन और नॉट, तो थोड़ा सा इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना। और गो थ्रू कैसे कर सकते हो, किसी के पास 12th की एक्स्ट्रा बुक है, मतलब 12th में तुम लोग किससे पढ़ते थे एनसीईआरटी के सिवा? विच बुक डू यू ऑल फॉलो? वो बुक से तो मेरे पास एक रेफरेंस बुक है। प्रदीप है क्या? एबीसी। हाँ बिल्कुल सही है, एबीसी प्रदीप टाइप एसएल अरोरा जिसपे भी है ना, उसमें तुम उसमें चैप्टर के एंड में एक अलग से सेक्शन होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन करके, है ना, जो 1 नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिनको याद नहीं करना। ऐसा नहीं है कि बैठ के रटने लग जाओ तो 4 दिन तक रटते रहोगे, 100 क्वेश्चन होते हैं, उनको जस्ट रीड करना होता है। वो मतलब अगर 60 क्वेश्चन भी हैं तो 30 मिनट में रीड कर लोगे, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जस्ट गो थ्रू इट। मेरे पास 3 बुक्स है। हाँ है, एक न्यूटन का बुक है और एक कोई एचसी वर्मा। हाँ जस्ट ओपन द चैप्टर ऑफ वेव ऑप्टिक्स एंड गो टू द एंड। लास्ट में उसके एक अलग से उन्होंने बना रखा होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करके। उन क्वेश्चंस को अगर तुम पढ़ोगे तो इंटरफेरेंस की छोटी छोटी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कब इंटरफेरेंस होगा, कब नहीं होगा, कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, सेम फ्रिक्वेंसी होने पे क्या होगा, सेम वेवलेंथ होने पे क्या होता है। तो वो तुम एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, क्योंकि मैं खुद मुंह से बता रहा हूँ ये फाइनल एग्जाम में आएगा और इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2-4 जरूर आएंगे। ठीक है,
कुछ तो हम क्लास के बीच में डिस्कस करते रहेंगे, पर एक दो ऐसा हर चीज़ ऐसा होता है नहीं डिस्कस हो पाती, दो तीन छोटी मोटी चीज़ कई बार मिस हो जाती है, तो इसलिए एक बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन गो थ्रू जरूर कर लेना। जिस पे भी एक्स्ट्रा बुक नहीं है वो आदर्श को बोल देना, फोटो खींच के वो ग्रुप में डाल देगा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, ठीक है। सर बुक का नाम क्या है? कोई भी हो तुम पे, मतलब ऐसा कोई नाम नहीं है, जिनके पास तो ABC और SL अरोरा है, जनरली यही चलती हैं, मतलब दिल्ली में भी ज़्यादा फेमस यही बुक है। बाकी सबके ABC और फिजिक्स, ABC और SL अरोरा, प्रदीप भी होती है एक, प्रदीप करके। सर एचसी वर्मा क्या इसी शायद मेरे पे भी। HC वर्मा तो यार हाई लेवल की बुक है, उस पर क्यों जा रहे हो? अगर मतलब अच्छी फिजिक्स लगती है तो पढ़ सकते हो, पर वो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग बुक है, उसका एक एक चैप्टर पढ़ के समझने में तुम्हें मतलब 8-8 10-10 दिन लग जाएगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ उसमें काफ़ी अच्छे से और मतलब डेप्थ में समझनी पड़ेगी। तो कोहेरेंट सोर्सेज का पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब किसी को ये दिक्कत तो नहीं, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज एंड हाउ वी आर क्रिएटिंग द कोहेरेंट सोर्सेज, ऑल ऑफ यू? जोर से बोलो सारे, यस। यस। अरे एक ही ने बोला, बाकी सबको समझ नहीं आया क्या? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कोहेरेंट सोर्सेज हम समझ गए। नाउ इन ट्रेवलिंग फ्रॉम S1 टू पॉइंट P ऑन अ स्क्रीन, अभी देखो ये S1 है और ये पॉइंट P है, यहाँ से ट्रेवल करते करते जब देखो ये दोनों सोर्स से वेवलेट निकली ट्रेवल करेंगी, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। और अब हम वही कैलकुलेट करेंगे, फेस चेंज कितना होगा वो हम पाथ डिफरेंस के कैलकुलेट, एक फॉर्मूला होता है फेस चेंज इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लो। फेस डिफरेंस इज इक्वल टू फेस चेंज इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब S1 से P तक जाने में उसने S1P डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इट ट्रेवल डिस्टेंस S1P, तो यहाँ पे फेस चेंज हो गया 2π/λ इंटू S1P। S1P को अगर हम x1 मान लेते हैं तो इट विल बी 2π/λ इंटू x1, और 2π/λ को हम k कहते हैं, वेव नंबर। आई थिंक दिस यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर 11th और 12th क्लास। वेव नंबर इज इक्वल टू 2π/λ, पढ़ा हुआ है ना? एक बीच में एक चीज पुट अप करना मैं भूल गया, एक एक्सप्रेशन मैं इसमें डालना भूल गया हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड में डाल दूंगा, तुम्हें भेजने से पहले भी डाल दूंगा। सबके पास कॉपी पेन है? All of you have copy Yes. pen. Just write one expression, y is equal to a1 e की पावर I ओमेगा t। लिख लिया सबने? एक बार रिपीट करिए, y इज इक्वल टू a1, एक बार फिर से बोलिए। ये वाला सी दिस एक्सप्रेशन, ये जो नीचे लिखा है y1 का, इसमें से बस एक kx1 हटा दो, रिमूव दिस kx1 एंड राइट y1 इज इक्वल टू a1 e की पावर I ओमेगा t, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो इनिशियल डिस्टरबेंस एट S1। ये मेरे को एक्चुअली इस स्लाइड से पहले डालना था, बीच में वो एक मिस आउट हो गया। सर क्या लिखूंगा? इनिशियल डिस्टरबेंस एट S1। लिख लिया? अब देखो है क्या, व्हेन वेव स्टार्ट फ्रॉम S1 तो उस पर कुछ डिस्टरबेंस होगी, ये हमने इनिशियल डिस्टरबेंस मान ली, ये y इज इक्वल टू a1 e की पावर I ओमेगा t, दिस इज द इनिशियल डिस्टरबेंस। अब
उस स्लिट से निकल के वेव ने ट्रेवल करना शुरू किया, हमारा जो स्क्रीन है वहां तक गई। अब वहां तक जाते जाते उसका जो फेस चेंज हुआ वो ये रहा, वो हमने निकाल लिया। फेस चेंज इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस, तो ये आ गया हमारा k टाइम्स ऑफ x1। दिस इज द फेस चेंज ऑफ wave which start from S1 and reaches the screen। कुछ बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है, ठीक है। तो अब जब स्क्रीन पे पहुंची तब डिस्टरबेंस कितनी होगी? जो हमारी इनिशियल डिस्टरबेंस थी e की पावर i ओमेगा टी, अब नई वाली हो गई kx1, तो e की पावर i ओमेगा टी इंटू e की पावर माइनस kx1, तो नई डिस्टरबेंस ये हो जाएगी। हाँ, हेलो, अभी आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो Sir, your voice is not coming. हेलो, अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? Sir, हेलो, मजाक कर रहा है सर ये सब। पे गया तू? सर आपका वॉइस काट हो रहा था। हाँ आई थिंक सम, अभी आ रहा है? नेट कम इशू है शायद। हाँ यहाँ शायद नेट हल्का सा ऊपर नीचे हो गया है।